यूएस, इजराइल और ईरान की जंग का आज नवा दिन है। हर दिन जंग और भीषण होती जा रही है। यूएस इजराइल हमलों में ईरान में अब तक 1484 लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोग जख्मी हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने 72 घंटे में ईरान के 42 शिप को डुबो दिया। ट्रंप की ईरान पर बड़े अटैक की धमकी के बाद यूएस फोर्स ने तेहरान पर जबरदस्त हमला किया। अमेरिकी फौज ने ईरानी ऑयल साइट्स को टारगेट किया। ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान का दावा है कि उसने अब तक कुवैत, बहरीन और यूएई में 20 अमेरिकी बेसेस को नुकसान पहुंचाया। शनिवार रात ईरान ने दुबई पर ड्रोन अटैक किया। हालांकि इंटरसेप्टर ने हमले को नाकाम कर दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को आईडीएफ लगातार टारगेट कर रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज नवा दिन हो गया है अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग का, और लगातार ये जंग भीषण होती जा रही है। इजराइल और अमेरिका के हमलों में अब तक 1484 लोगों की 1484 लोगों की ईरान में जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोग जख्मी हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने 72 घंटे के अंदर ईरान के 42 शिप्स डुबो दिए हैं। ट्रंप की ईरान पर बड़े अटैक की धमकी के बाद यूएस फोर्स ने तेहरान में भी बड़ा हमला किया। अमेरिकी फौज ने ईरानी ऑयल साइट्स को टारगेट किया। ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। ईरान का दावा है कि उसने अब तक कुवैत, बहरीन और यूएई में 20 अमेरिकी बेसेस को नुकसान पहुंचाया। शनिवार रात ईरान ने दुबई पर ड्रोन अटैक किया। हालांकि इंटरसेप्टर ने इस हमले को नाकाम कर दिया। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी इजराइल लगातार टारगेट कर रहा है। तो लगातार ईरान में इजराइल और अमेरिकी हमले जारी हैं। ईरान की ऑयल साइट्स को इजराइल और अमेरिका ने टारगेट किया, तो ईरान ने भी एक बार फिर से यूएई में एक बेस को टारगेट किया है। ईरान और इजराइल युद्ध में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। शनिवार देर रात से ईरान और इजराइल एक दूसरे पर लगातार बड़े हमले कर रहे हैं। शनिवार देर रात इजराइल ने ईरान के कई शहरों और ऑयल साइट्स पर निशाना साधा, जिसके बाद पूरे शहर में काले धुएं का गुबार देखा गया। इजराइल ने तेहरान में तेल के टैंकर्स को निशाना बनाया। ईरान पर यह हमले ट्रंप के उस बयान के बाद आए हुए हैं जिसमें ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो उसकी हालत नरक से भी खराब कर देगी। ये ऑयल साइट्स आप देखिए, कितनी भयानक आग की लपटें यहाँ से उठ रही हैं। पूरा ये इलाका धधक रहा है, ऐसा लग रहा है। और ये दरअसल ऑयल साइट्स हैं ईरान की, जहाँ पर बम्बार्डमेंट किया है अमेरिका ने। और जाहिर है, जहाँ पर ऑयल के साइट्स हैं वहाँ पर बम गिरने के बाद क्या होगा आप समझ सकते हैं। भयानक आग लग गई, पूरा इलाका आग की जद में आ गया और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। कई बार हमने देखा है। ये दक्षिणी तेहरान की तस्वीरें देख रहे हैं आप। ईरान शहर जो है वो लगातार टारगेट पर है, और तेहरान का दक्षिणी हिस्सा, वहाँ पर ऑयल साइट्स, हमने कई बार देखा है कि ऑयल साइट्स पर जब कभी आग लगती है तो उसे बुझाना एक बहुत बड़ी मुसीबत और चुनौती बन जाती है। तो तेहरान पर लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस का हमला जारी है। अमेरिका भी लगातार बम्बार्डमेंट कर रहा है और ऑयल साइट्स को टारगेट किया जा रहा है, ताकि जो इकोनॉमिक मोर्चे पर ईरान को और तोड़ा जा सके। ये 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग कैमरों से ली गई तस्वीरें, लेकिन सब इन चारों तस्वीरों में ईरान में जो तबाही हुई है पिछले कुछ घंटों में, वो आप देख सकते हैं। ऑयल साइट्स को निशाना बनाया गया और उसके बाद भयानक आग लग गई उन तमाम इलाकों में जहां पर ऑयल साइट्स को टारगेट किया। कई ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बनाने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। 1484 लोगों की जान अब तक ईरान में जा चुकी है और हजारों लोग जख्मी हैं। आज नवे दिन में दाखिल हो गई है अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग, और हर गुजरते दिन के साथ ये जंग और भीषण होती जा रही है। ये ऑयल साइट की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये खतरनाक, खौफनाक आग की लपटें धधकती हुई। एक ऑयल साइट को टारगेट करके अमेरिका और इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया और उसके बाद भयानक आग इस इलाके में लग गई। इजराइल ने ईरान में अब मिलिट्री साइट्स के साथ साथ ऑयल साइट्स को पर भी हमले तेज कर दिए। तेहरान से लेकर पाकिस्तानी बॉर्डर तक तेल की जगहों पर एक साथ हमले हो रहे हैं। इन हमलों की वजह से ईरान के ज्यादातर शहरों में धुएं का
गुबार देखा जा रहा है। ईरान एक बड़ा ऑयल प्रोडक्शन वाला देश है जहां पर जगह जगह ऑयल साइट्स हैं और अब इन ऑयल साइट्स को टारगेट कर रहा है अमेरिका और इजराइल। पाकिस्तान बॉर्डर के पास का जो इलाका है ईरान का, वहां पर भी एक ऑयल साइट को निशाना बनाया गया। और ऑयल साइट्स पर जब हमला होता है तो फिर वहां बड़ा नुकसान होता है। पूरी साइट जो है वो इसमें जल करके तबाह हो जाती है, बल्कि आसपास का एक बड़ा इलाका भी इसकी जद में आता है। इजराइल ने ईरान के परचिन और शाहरुद में भी मिसाइल से हमला किया, जिससे ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियों और रॉकेट पार्ट्स बर्बाद होने का दावा है। इजराइल के इन हमलों का मकसद ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन को बंद करना है। आईडीएफ ने इन हमलों की पूरी डिटेल जानकारी शेयर की है। ये सैटेलाइट इमेजेस आप देख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यहां पर मिसाइल प्रोडक्शन का काम, मिसाइल के पार्ट्स के प्रोडक्शन का काम होता था और यहां पर भयानक बमबारी इजराइल ने की है। वहीं इजराइल के हमले पर ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया। ईरान ने इजराइल के हाइफा और तेल अवीव पर मिसाइल अटैक किए। ईरान ने इजराइल के शहरों को क्लस्टर बमों से टारगेट किया है। तेल अवीव और हाइफा एक कोस्टल सिटी है, बंदरगाह है वहां पर। हाइफा में एक तेल रिफाइनरी भी है। क्लस्टर बम वो बम जो एक मिसाइल के वॉरहेड के तौर पर उसमें लगते हैं और टारगेट के करीब पहुंचने के बाद वो कई बमों में टुकड़ों में बढ़ जाता है और उसके बाद अलग अलग निशानों को हिट करता है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी ड्रोन से टारगेट किया। आईडीएफ साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। इन हमलों में हिजबुल्लाह को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं लेबनान की, जहां पर दक्षिण का जो हिस्सा है जो इजराइल के बहुत करीब है, वहां पर लगातार आईडीएफ टारगेट कर रहा है और ड्रोन अटैक के जरिए कई ठिकानों को तबाह करने का दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले बढ़ा दिए हैं। शनिवार को हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल में 40 से ज्यादा रॉकेट दागे। इनमें से ज्यादातर को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने बेअसर कर दिया। हालांकि हाइफा शहर में 2 रॉकेट गिरे। ईरान की मिसाइल वेव और हिजबुल्लाह का रॉकेट बैराज लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। ये हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किए गए रॉकेट्स आप इस वक्त देख रहे हैं। ये बैराज है जिसके जरिए वो इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। ईरान ने एक बार फिर से यूएई पर हमला कर दिया। दुबई को टारगेट करके ईरान ने ड्रोन से हमले की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी एयर डिफेंस ने इसे नाकाम कर दिया। इंटरसेप्टर ने ड्रोन को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। इस हमले के दौरान ड्रोन का जो मलबा था दुबई के मरीना टावर पर गिरा, जिससे इमारत का एक हिस्सा को नुकसान हुआ है। इस हमले में एक शख्स की जान भी चली गई। ये मरीना टावर है, इसी के ऊपर जो है ड्रोन को इंटरसेप्टर ने हिट किया, जिसके बाद जो डिब्रीज थी, जो मलबा था, उसकी वजह से इस टावर को भी नुकसान हुआ और एक शख्स की जान चली गई। तो ये मरीना टावर आप देख रहे थे जिस पर जो है उसकी डिब्रीज गिरी, जिसकी वजह से मरीना टावर को नुकसान हुआ है। ईरान के साथ जंग पर ट्रंप का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें ज्यादा मोल भाव करना होगा। हम समझौता नहीं करना चाहते, अब ट्रंप कह रहे हैं वो समझौता करना चाहेंगे। मतलब ट्रंप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हम हालात ऐसे कर देंगे कि खुद ईरान घुटनों पर आएगा और वो हमसे समझौता करने के लिए कहेगा। We're not looking to settle. They'd like to settle. We're not looking to settle. Iran accused the तो ट्रंप कह रहे हैं हम समझौता नहीं करना चाहते, वो समझौता करना चाहेंगे। अब आने वाला वक्त तय करेगा कि कैसे समझौता होगा, नहीं होगा, कब तक जंग चलेगी। इन सारे सवालों का जवाब अभी वक्त के
दामन में है। ईरान पर चारों तरफ से बमों और मिसाइलों की बारिश। मिसाइलों के अंगारों से लाल हुआ तेहरान का आसमान। الو نه ترس هم اینجا خوبه انبار نفت अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान के कई शहर दहल रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर ईरान की राजधानी तेहरान पर है। ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं। And they're bad people. They're just bad people. When you look at October 7th and beyond October 7th, look at all the killing that they've done over the years, for 47 years. And this had to be done. They were very close to a nuclear weapon. ट्रंप B-2 बॉम्बर से ईरान को दहला रहे हैं। इस बॉम्बर को अमेरिका ने हमेशा बड़े ऑपरेशन में ही इस्तेमाल किया है। इस जंग में भी B-2 बॉम्बर्स ही अमेरिका का आखिरी ट्रंप कार्ड है। बीते 200 घंटों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 750 से ज्यादा ठिकानों पर तबाही मचाई। ईरान के 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर बर्बाद करने का दावा किया गया है। IRGC और बासिस फोर्स के 600 से ज्यादा अड्डों को बम से बर्बाद कर दिया गया है। खामिनेई समेत इस्लामिक रिजीम के 38 बड़े कमांडरों को मार गिराया है। And now we're using it, unfortunately, we have to. But you're seeing how great it is. There's no military like it on earth, not even close. And we're doing very well in Iran. You see the result. And it's been amazing. We've knocked out 42 Navy ships, some of them very large, in 3 days. That was the end of the Navy. We knocked out their Air Force. We knocked out their communications, and all telecommunications is gone. I don't know how they communicate, but I guess they will figure something out. It's not working out too well. ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की धमकी दी। जिसके बाद से तेहरान में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। अमेरिका ईरान के एटमी ठिकानों के साथ साथ अब उसकी ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट कर रहा है। الو نه ترس هم اینجا خوبه انبار نفت انبار نفت نه ترس तेहरान शहर, साउथ तेहरान और पाकिस्तान से सटे इलाकों में बनी रिफाइनरी को अमेरिका तबाह करने में लगा है। अमेरिका और इजराइल के जबरदस्त अटैक के बाद ईरान अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि खामिनेई के दूसरे बेटे मुस्तफा खामिनेई ने अब युद्ध की कमान अपने हाथ में ले ली है। तो ईरान के राष्ट्रपति भी ट्रंप को बार बार चैलेंज कर रहे हैं। و اینکه ما بدون قید شرط بخوایم تسلیم بشیم، یه چنین خوابی رو اینا باید با خودشون به گور ببرن. آنچه که ما باش پایبندیم قوانین بین المللی است، چارچوب‌های انسانی است و اون اصولی که اینا دم ازش میزنن اصولا باید به همون پایبند باشن و حق و حقوق همه کشورها رو و طبیعتا ایران ما رو اینا حق ندارند نادیده بگیرن. वहीं इजराइल भी ईरान पर पूरी ताकत से प्रहार कर रहा है। IDF फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन से ईरान पर ट्रिपल अटैक कर रहा है। इजराइल ने ईरान के उस एयरपोर्ट पर हमला किया जिसका इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में मिलिटेंट्स को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा था। इसके साथ ही इजराइल के टारगेट पर ईरान की मिसाइल और रॉकेट फैक्ट्री भी है। शनिवार को IDF ने ईरान के परचिन और शाहरुद मिसाइल साइट्स पर हमला किया। IDF ने दावा किया कि इस हमले में मिसाइल फैक्ट्रियों और रॉकेट पार्ट्स बर्बाद हो गए।
आईडीएफ ने दावा किया कि इस हमले में मिसाइल फैक्ट्रियां और रॉकेट पार्ट्स बर्बाद हो गए। इजराइल के इस हमले का मकसद ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन को बंद करना है। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लोगों के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान को आजाद कराना चाहते हैं। ולעם האיראני אני אומר, אני מדבר איתכם ועבורכם כבר עשרות שנים. רגע האמת מתקרב, כי איננו מבקשים לחלק את איראן. אנחנו מבקשים לשחרר את איראן, לשחרר אותה מעול העריצות ולחיות עימה בשלום. אבל בסופו של יום, השחרור מעול העריצות, השחרור הזה יהיה תלוי בכם, בני העם האיראני האמיץ ולמוד הסבל. אני מאמין שאם תתייצבו ברגע האמת, לא ירחק היום שבו ישראל ואיראן תחזורנה להיות ידידות אמיצות. वहीं ईरान अमेरिका के साथ इजराइल पर भी जोरदार पलटवार कर रहा है। ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ क्लस्टर बमों से हमला कर रहा है। इन हमलों के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने खाड़ी देशों पर हमले को लेकर माफी मांगी है। मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि अब ईरान अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा। امیدوارم این اتفاقاتی که افتاده در تصمیمی که ما دیروز در شورای موقت رهبری ما گرفتیم، این تصمیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که از این به بعد نباید به کشورهای همسایه حمله بکنن به یا موشک بزنن مگر اینکه از اون کشورها بخوان به ما حمله بکنن و من فکر میکنم این رو ما با دیپلماسی باید حل کنیم. हालांकि ईरान के राष्ट्रपति की इस माफी के तुरंत बाद ही ईरान ने दुबई पर ड्रोन से अटैक कर दिया। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन इंटरसेप्शन के मलबे से मरीना बेस्ड टावर का एक हिस्सा टूट गया। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसके साथ ही कतर के दोहा और बहरीन के मनामा में भी धमाकों की आवाजें सुनाई। यूएई, कतर समेत मिडिल ईस्ट देशों में अमेरिका के एयरबेस हैं, जिन्हें ईरान टारगेट कर रहा है। ईरान सरकार लगातार खाड़ी देशों से कह रही है कि वो अमेरिका और इजराइल को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दे। کشورهای همسایه‌ام که یه سری از گروه‌ها و یا جناح‌ها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن، این پیام رو میدم بهتره که بازیچه دست امپریالیسم نشن و روندی که متاسفانه وجود داره بدون توجه به تمام قوانین بین المللی هر جایی رو که دلشون میخواد بمباران میکنن و از مدارس و بیمارستان ها و مراکز مختلف در کشور پرهیز ندارن از اینکه این کارها رو بکنن. हर दिन भीषण होती जंग में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि ये जंग कब खत्म होगी। तेहरान में सिर्फ ऑयल डिपो पर ही हमला नहीं हुआ, कल रात तेहरान के एक अपार्टमेंट पर भी हमला हुआ। तेहरान के शहर रे में हारमोनी सिटी कॉम्प्लेक्स में हमला हुआ, जिसके बाद बर्बादी के निशान वहां दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि इस अपार्टमेंट में ईरान का कोई बड़ा लीडर मौजूद था, जिसे हिट करने के इरादे से ये हमला किया गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि अमेरिका इजराइल हमले में ये हमला जो है वो कामयाब हुआ कि नहीं। ये तेहरान की ऑयल साइट की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तेहरान एक ऑयल प्रोडक्शन करने वाला बड़ा देश है और वहाँ पर कई शहरों में ऑयल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और अब ईरान पर इजराइल और अमेरिका इन जगहों को टारगेट कर रहा है। तेहरान की ये ऑयल साइट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त ज़बरदस्त आग लगी। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में सीएम ममता बनर्जी के नहीं पहुंचने पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने जहां इसे राष्ट्रपति के अपमान का मामला बताया, तो पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम की जगह बदलने पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर राष्ट्रपति के पद को राजनीति से ऊपर बताते हुए
बंगाल की टीएमसी सरकार पर सारी हदें पार करने का इल्जाम लगाया तो सफाई देने आई सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर ही पलटवार किया। मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है। पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। खुद को बंगाल की बेटी और सीएम ममता को छोटी बहन बताकर भूल चूक माफ करने की बात कह रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने बंगाल दौरे पर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने से आहत है। शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिलीगुड़ी में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंची थी, जहां उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पर न तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और न ही बंगाल की टीएमसी सरकार का कोई मंत्री। प्रेसिडेंट के विजिट में प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने से नाराज राष्ट्रपति मुर्मू ने कार्यक्रम स्थल को लेकर नाराजगी जाहिर की और सीएम ममता पर तंज कसा। मैं ऐसे आई देखने के लिए कि कैसे उन्होंने बोले थे ना कंजस्टेड है, वहां नहीं जा पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कितना कंजस्टेड है तो जगह दिलवाएंगे गवर्नमेंट से बोल के, लेकिन जगह दिलवाने का कोई नहीं। यहाँ तो इतने पर्याप्त है, तो मुझे पता नहीं। लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है। पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। तो मैंने सोचा जाके देखे। यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। राष्ट्रपति के बंगाल दौरे में प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ तो पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रेसिडेंट के अपमान को शर्मनाक बताया। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, ये शर्मनाक और अभूतपूर्व है। लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति निराश है। स्वयं आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति जी द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा और दुख ने भारत की जनता के मन में गहरा दुख पहुंचाया है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी। राष्ट्रपति के इस अपमान के लिए उनका प्रशासन जिम्मेदार है। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है और इस पद की गरिमा का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट के जरिए सीएम ममता और उनकी पार्टी को घेरा तो गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी शासित राज्यों के तमाम सीएम और डिप्टी सीएम और नेता ने ममता सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। स्वयं राष्ट्रपति को उधर आने के लिए बहुत मुश्किलें पैदा की और उनको मिलने का भी इनका कर्तव्य होता है। जब राष्ट्रपति महोदया जो भी राष्ट्रपति है जब पहुंचते हैं प्रदेश में, मुख्यमंत्री को स्वयं जाना पड़ता है, लेकिन मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को भी इंसल्ट। हम तो रोज फेस करते हैं। यहाँ बंगाल में तो राष्ट्रपति का अपमान होता है, इससे पहले भी हुआ है। आदिवासी सांसद को पीटा जाता है। ओपोजिशन के नेता यहाँ सुरक्षित नहीं है। बंगाल की 10 करोड़ जनता ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। यहाँ जो ममता कहते हैं वही ऑर्डर बन जाता है। चुनावी साल में बंगाल में राष्ट्रपति के अपमान को बीजेपी ने मुद्दा बनाया तो डैमेज कंट्रोल करने उतरी सीएम ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। अब कितना माजी ढंग बनाया, कितना जाहिर खान का अब प्रसिद्ध बनाया। हमने वो काम भी किया, आपने तो एक भी नहीं कर पाया, एक भी नहीं कर पाया। पहले कुछ कीजिए, उसको बाद बीजेपी का बात कहिए। We don't expect, we respect you. You are a number one chair in this country, you are the president of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election as per BJP advice. You can criticize us. We will not.
but fact I have to say. राष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे पर सफाई देने आई सीएम ममता बनर्जी ने पहले तो बीजेपी को आड़े हाथों लिया, तो वहीं प्रोटोकॉल के तकनीकी पहलू को लेकर एक्स पोस्ट के जरिए सफाई दी। सीएम ममता ने लिखा, एक निजी संगठन अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद ने सिलीगुड़ी में 9वें अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी संथाल सम्मेलन में माननीय राष्ट्रपति को आमंत्रित किया था। सुरक्षा समन्वय के बाद जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति सचिवालय को लिखित रूप में सूचित किया कि आयोजकों की तैयारियां अपर्याप्त प्रतीत हो रही हैं। माननीय राष्ट्रपति का स्वागत और विदाई सिलीगुड़ी के मेयर, दार्जिलिंग के डीएम और सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के सीपी द्वारा किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कार्यक्रम या मंच योजना का हिस्सा नहीं थी। जिला प्रशासन की ओर से किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ। बीजेपी अपने निजी एजेंडे के लिए देश के सर्वोच्च पद का अपमान और दुरुपयोग कर रही है। एक तरफ सीएम ममता बनर्जी बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रही हैं, तो बंगाल में देश के सबसे बड़े चेयर के अपमान पर कांग्रेस भी ममता सरकार पर हमलावर है। राष्ट्रपति जी को सम्मान देना सबकी हमारी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि वो देश की राष्ट्रपति हो, मतलब सर्वोच्च पद में वो आसीन है। तो ये हमारा परंपरा है कि जो भी रहे राष्ट्रपति हमारे देश की राष्ट्रपति होते हैं। हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हमारे देश की राष्ट्रपति जी को सम्मान देना चाहिए, जरूर मानता हूँ। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति जी के साथ इस तरीके की बुरा बर्ताव होते हैं तो बंगाल में मुझ जैसे लोगों के खिलाफ क्या होते हैं, ये थोड़ा समझने की जरूरी है। राष्ट्रपति महोदया से ज्यादा ममता बनर्जी ने एक आदिवासी बहन की बेइज्जती करने का काम किया है, और इस तरह का कार्य उनको जनता सिखाएगी। अगले 2 महीने में बंगाल की जनता जवाब देगी और उनको सिखाने का। चुनावी मुहाने पर खड़े बंगाल में राष्ट्रपति के अपमान को लेकर सियासत जारी है, तो आदिवासियों के सम्मान का मुद्दा भी गर्म है। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने भी टीएमसी पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी सरकार ने राष्ट्रपति का अपमान किया। टीएमसी ने अराजक व्यवहार में निचला स्तर छू लिया है। बंगाल सरकार राष्ट्रपति को भी अपनी तानाशाही से नहीं बख्शती। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले पीएम मोदी ने ओम बिरला की जमकर तारीफ की है। पीएम ने कहा कि वो जितने शानदार लोकसभा सांसद हैं उतने ही बेहतरीन लोकसभा स्पीकर। पीएम मोदी का यह बयान उस वक्त आया जब ओम बिरला को अध्यक्ष पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों के एक नोटिस को सोमवार के लिए लिस्टेड किया गया, लेकिन स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा वार किया है। ओम बिरला जी जितने शानदार सांसद हैं उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। वे संविधान को पूरी तरह समर्पित है। वे संसदीय प्रणालियों के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखते हैं। वे आज किसी पक्ष के सदस्य नहीं है, वो पक्ष प्रतिपक्ष से पूरी तरह ऊपर है। और मैं देख रहा हूं, जब उनको सदन में देखता हूं तब मुझे विचार आता है कि शायद शिक्षा की नगरी से आने का प्रभाव है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी एक अच्छे मुखिया की तरह सबको साथ लेकर के चलने की भूमिका में रहते हैं। और सदन में जितने भी हमारे माननीय सांसदगण हैं उनको वो अच्छे से संभाल लेते हैं। उनकी भावनाओं को, उनके आग्रहों को बहुत ही आदर करते हैं। और एक ऐसे स्पीकर महोदय हैं जो सांसदों का सर्वाधिक सम्मान करने का स्वभाव रखते हैं। और कभी कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी, उत्पाती अगर कोई छात्र आ भी जाते हैं, वो अपना हुड़दंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, तो भी वो सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की आज से एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री होने वाली है। आज दोपहर 1 बजे निशांत कुमार जेडीयू की सदस्यता लेंगे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और सीएम पद छोड़ने की चर्चाओं के बीच निशांत की सियासी पारी शुरू हो रही है। जेडीयू के दिग्गज नेता इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं।
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ संसद के काम के लिए दिल्ली जाएंगे। बिहार में सरकार का कामकाज नीतीश कुमार ही देखेंगे। आज नीतीश के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद जल्द ही पार्टी उनके लिए बिहार में एक यात्रा का कार्यक्रम तय करेगी और नीतीश के बेटे निशांत यात्रा के जरिए जेडीयू कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, सब लोगों की इच्छा थी कि निशांत जी आके पार्टी में काम करें। वो 1 बजे पार्टी ज्वाइन करेंगे। पार्टी का ज्वाइन क्या करना है, पार्टी में तो है ही, वो फॉर्मली पार्टी का काम शुरू करेंगे। आगे पार्टी तय करेगी कि उनकी क्या भूमिका हो। उन्होंने कहा कि जो भरोसा आप लोगों ने मुझ पर दिखाया है, जो पूरे प्रदेश के हमारे जिला अध्यक्ष आए थे, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें थे, तो उसमें उन्होंने कहा अंत में कि आप लोगों ने जो भरोसा दिखाया है, जो मुख्यमंत्री जी का काम है उसको आगे बढ़ाना, बिहार के जनता का भरोसा पे खरा उतरना, ये एक बड़ी जिम्मेवारी है और मैं आगे आने वाले समय में पार्टी को भी मजबूत करूंगा और बिहार के लिए काम करूंगा। तो आज से निशांत की एंट्री होने वाली। आज निशांत जो है जेडीयू की औपचारिक सदस्यता लेंगे और उसके बाद जो है एक कार्यक्रम जेडीयू की तरफ से पूरे बिहार के भ्रमण का भी रखा जाएगा। और इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम का पद भी दिया जा सकता है। नीतीश कुमार जो हैं वो सीएम का पद छोड़ रहे हैं, वो दिल्ली आ रहे हैं, राज्यसभा में उनकी एंट्री होगी। हालांकि संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के वो बता रहे हैं कि आम ज़रूरत के हिसाब से ही दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार, लेकिन ज़्यादातर कामकाज वो बिहार सरकार का पटना से देखते रहेंगे। इससे पहले सीएम की कुर्सी छोड़ने और राज्यसभा जाने के फैसले के बाद कल पहली बार नीतीश कुमार सार्वजनिक जगह पर नजर आए। नीतीश कुमार कल बख्तियारपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज और अंडर कंस्ट्रक्शन करजा ताजपुर रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। उन्होंने नीतीश कुमार विकास पुरुष जिंदाबाद के नारे लगाए। नीतीश ने कहा कि वो तो हमेशा विकास योजनाओं की समीक्षा करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये बख्तियारपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। होली वाले दिन ये खबर आई कि नीतीश कुमार जो है सीएम का पद छोड़ रहे हैं और वो दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा पहुंच जाएंगे वो, और उसके बाद निशांत की एंट्री होगी और रात होते होते धीरे धीरे ये बात कंफर्म होने लगी। और उसके बाद से पहली दफ़ा ये अब सार्वजनिक जगह पर दिखाई दिए हैं नीतीश कुमार। बख्तियारपुर पहुंचे, वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में, इसके अलावा कुछ और जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका भी निरीक्षण किया। ये सब हो जाएगा तो उधर भी जाने का, इधर से आने का सबको हो जाएगा और सब तरह से लोगों को सुविधा होगी। नहीं तो हम बहुत पहले से न किए हुए हैं और करके कितना बार देखिए, तो फिर पहले भी जा करके किए हैं तो आजो आए हैं इसी के लिए। विकास पुरुष जिंदाबाद, 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 विकास पुरुष जिंदाबाद। विकास पुरुष जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बख्तियारपुर पहुंचे थे नीतीश कुमार, अब वो जो है राज्यसभा जा रहे हैं। उनकी जगह सीएम कौन बनेगा, अभी इस सवाल का जवाब आना बाकी है, लेकिन निशांत की जरूर एंट्री हो रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर तेलंगाना से है, जहां 130 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के सामने इन नक्सलियों ने हथियार डाले। नक्सलियों ने AK-47 समेत 124 हथियार भी सौंपे। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि नक्सलियों को मेन स्ट्रीम लाइफ में शामिल होना चाहिए और तेलंगाना के रिकंस्ट्रक्शन का हिस्सा बनना चाहिए। सरकार जल्द ही सभी सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए फाइनेंशियल पैकेज पर फैसला करेगी। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के प्रपोजल गृहमंत्री अमित शाह को के ध्यान में भी लाए गए हैं। सीएम रेड्डी ने कहा कि मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। डेमोक्रेटिक तरीके से मुद्दों को सुलझाने के लिए उनकी राज्य सरकार तैयार है। और फोटो खिंचवाने को लेकर कहां भिड़ गए बाराती और घराती। मिडल ईस्ट की जंग के नाम पर किसने की भारत में अफवाह फैलाने की कोशिश। नॉन स्टॉप अंदाज में देखिए सुपर एक्शन से भरपूर खबरें। पहला पत्थरबाज, दूसरा पत्थरबाज, तीसरा पत्थरबाज। एक संकरी सी गली है और उसमें ये पत्थरबाज सामने के घर पर ताबड़तोड़ पत्थर से हमले कर रहे हैं। बड़ी बड़ी ईंट और पत्थर सामने वाले घर पर मार रहे हैं।
इन पत्थरबाजों के हाथ में इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि अगर एक भी किसी को लग जाए तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये पत्थरबाज बेखौफ होकर घर पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। हालत ये है कि इन पत्थरबाजों के साथ साथ एक छोटा बच्चा भी पत्थरबाजी करने लगा। सरेआम पत्थरबाजी की ये तस्वीर यूपी के हापुड़ की है, जहां मामूली विवाद ने दो पक्षों के बीच हिंसक रूप ले लिया। नौबत यहां तक आ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। दोनों मुस्लिम पक्ष में कचरा फेंकने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई। पहले नोकझोंक और कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे गली में ईंट पत्थर बरस रहे हैं। इस पत्थरबाजी में एक युवक के घायल होने की खबर है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शादी समारोह के लिए बना ये शामियाना जंग का अखाड़ा बना हुआ है। धक्का मुक्की हो रही है, थप्पड़ और घूंसे बरस रहे हैं। और तो और कुर्सी फेंक लड़ाई भी हो रही है। एक महिला बीच बचाव की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। बाराती और घरातियों के बीच इस लड़ाई की वजह से पूरे शामियाना में अफरा तफरी का माहौल है। शादी समारोह में मारपीट की ये तस्वीरें यूपी के मऊ की हैं, जहां के औरंगाबाद इलाके में एक शादी समारोह के दौरान ये बवाल हुआ। बवाल की वजह जानेंगे तो आप अपना सिर पीट लेंगे। जयमाला के दौरान फोटो खिंचवाने को लेकर बाराती और घराती के लोगों के बीच विवाद हो गया। फोटो खिंचवाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी और कुछ ही देर में माहौल गाली गलौज से होते हुए ऐसा हो गया। शादी समारोह में इस कुर्सी फेंक लड़ाई में कई लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पताल भेजना पड़ा। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, जिसके बाद शादी की बाकी रस्में पूरी हो सकी। सड़क पर स्कॉर्पियो कार पहले थोड़ा पीछे गई और फिर राइट टर्न लेकर सड़क पार करने लगी। तभी पीछे से तेज रफ्तार से आई दूसरी स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर मारने वाली स्कॉर्पियो आगे जाकर कई पलटी खाती हुई पलट गई। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में देखिए, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गली की तरफ मुड़ रही दूसरी स्कॉर्पियो से टकरा गई और टकराकर वो आगे घिसटती हुई कई बार पलट गई। सड़क हादसे का दिल दहलाने वाला ये वीडियो यूपी के रामपुर से आया है, जहां के शाहबाद थाना क्षेत्र के मंगली गांव में 2 स्कॉर्पियो की टक्कर की घटना हुई। टक्कर के बाद जो स्कॉर्पियो सड़क पर पलटी, उसका ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तस्वीर देखकर साफ है कि यह हादसा इस स्कॉर्पियो ड्राइवर के अचानक राइट टर्न लेने की वजह से हुआ। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे अपनी कार को गली की तरफ जाने के लिए मोड़ लिया, जिससे पीछे से आ रही दूसरी स्कॉर्पियो से उसकी टक्कर हो गई। ये वीडियो ईरान का नहीं, भारत का है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के प्राचीन किले में इस वीडियो को बनाया गया है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। रायसेन के प्राचीन किले में 4 युवकों ने ईरान को सपोर्ट करते हुए ये वीडियो बनाया, तोप चलाई और इसकी रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। रील में युवक ईरान का सपोर्ट करते हुए नारे भी लगाते हैं। नारे लगाने के बाद एक व्यक्ति तोप के पास आता है और माचिस से तोप जला देता है। माचिस जलते ही तोप से गोला निकलता है। सामने पूरा रायसेन शहर दिख रहा है। वायरल वीडियो दानिश स्टार नाम की सोशल मीडिया आईडी से अपलोड किया गया है, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 2 अलग अलग वीडियो क्लिप को जोड़कर एक नया वीडियो बनाया गया है। पहला वीडियो नारेबाजी तक का है, जबकि इसमें दूसरा वीडियो तोप की आग लगाने वाला है।
वीडियो को असरदार बनाने के लिए इसमें वॉइस ओवर और बैकग्राउंड म्यूजिक भी जोड़ा गया है, लेकिन यही हरकत अब इन 4 युवकों के लिए मुसीबत बन गई है। वायरल वीडियो पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने वीडियो में दिख रहे युवकों पर एक्शन लेने की मांग की है। आर्टिलरी का उपयोग सिविलियन इलाके में, रहवासी इलाके में होना बहुत खतरनाक है। हमको अपुष्ट सूत्रों ने यह भी बताया कि इसके लिए वहाँ का प्रशासन कोई लाइसेंस देता है। ये तो इम्पॉसिबल है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मोनूमेंट पर तोप चलाने का लाइसेंस ये हास्यास्पद है और गंभीर रूप से चिंता की बात है, क्योंकि नीचे पूरी रहवासी बस्ती है। हम इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं। हम नोटिस जारी कर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रायसेन को। हमको ये भी पता चला है कि इस तोप को चलाते वक्त लोग भड़काऊ बातें करते हैं और इस्लाम की सुपीरियरिटी और दूसरे धर्मों को कमतर दिखाने की बातों के नारे वहाँ से लगाए जाते हैं, जो पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने वाला काम है। हम अपेक्षा करेंगे कि पुलिस स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई करे। रायसेन का ये प्राचीन किला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत संरक्षित ऐतिहासिक जगह है। ऐसे में यहाँ इस तरह की हरकत करना न सिर्फ आम लोगों की जान को खतरे में डालना है, बल्कि पुरातत्व धरोहर को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। हिम्मत भी बहुत हिम्मत, लोग ही नहीं बच्चे, किसको फोन करूं? बस इतना कहकर इस शख्स ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जान देने की कोशिश की। अपनी फॉर्च्यूनर कार को 200 की रफ्तार में दौड़ाकर डिवाइडर से टकरा दी। गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि देहरादून से दिल्ली जा रही कार डिवाइडर से टकराकर वापस देहरादून वाली लेन पर जा गिरी। डिवाइडर से टकराने से कार की हालत बिगड़ गई। कार के सारे एयरबैग्स खुल गए, जिससे कार चला रहे शख्स की जान तो बच गई, लेकिन उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक्सप्रेसवे पर सुसाइड की कोशिश करने वाला ये कोई और नहीं बल्कि मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल है। बिग बॉस 17 के पार्टिसिपेंट रहा अनुराग डोभाल UK 07 राइडर के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाता है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वो काफी परेशान था। अनुराग डोभाल मशहूर मोटो ब्लॉगर है। सोशल मीडिया पर 75 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने सुसाइड की कोशिश करने से पहले पिछले कुछ समय से खुद को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप भी लगाया। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए हमारा खास बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में करीब 33,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी सरोजिनी नगर में GPRA टाइप 5 क्वार्टर का दौरा करेंगे और कई महिलाओं को उनके सपनों के घर की चाबियां सौंपेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। पहला कॉरिडोर पिंक लाइन पर मजलिस पार्क मौजपुर और बाबरपुर के बीच विकसित किया गया है, जो शहर के कई क्षेत्रों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराएगा। वहीं दूसरा कॉरिडोर मेजेंटा लाइन पर दीपाली चौक से मजलिस पार्क के बीच बनाया गया है। पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो के फेज 5A के तहत एक नए कॉरिडोर का भी शिलान्यास करेंगे। भारत US ट्रेड डील पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर देश के साथ विश्वासघात किया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस समझौते से भारत के किसानों और छोटे कारोबारियों को नुकसान होगा। शनिवार को केरल में पुथुयू की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को निराश किया है। उन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि US के साथ किए गए समझौते के बुरे नतीजे किसान और छोटे कारोबारियों को भुगतने पड़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री और JDU के मुखिया नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद उनके बेटे निशांत कुमार आज पार्टी में एंट्री करेंगे। निशांत कुमार पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पूरे बिहार का दौरा करेंगे। निशांत कुमार बिहार के सभी जिलों की यात्रा करेंगे। पश्चिमी चंपारण जिले से उनकी यात्रा शुरू होगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जो असमंजस की स्थिति है, उसे निशांत कुमार के दौरे के माध्यम से दूर किया जाएगा। JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पार्टी आगे तय करेगी कि उनकी क्या भूमिका होगी।
मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर श्री कृष्ण भगवान की कृपा हुई तो अयोध्या की तरह यहाँ भी भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। मुख्यमंत्री के इस बयान से श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। उन्होंने विश्वास दिलाया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी अयोध्या की तरह ही एक अलौकिक और भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जो न केवल आस्था का केंद्र बनेगा बल्कि विश्व भर में श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। भव्य मंदिर के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में होली के दिन पानी का गुब्बारा गिरने को लेकर हुए विवाद में तरुण नाम के युवक की मौत के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। होली के दिन हुए खूनी संघर्ष में 26 साल के युवक तरुण की मौत हो गई थी। बाद में गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर के बाहर खड़ी एक कार, बाइक और अन्य सामान में आग लगा दी। बवाल बढ़ता देख दिल्ली पुलिस ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। इस मामले में 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक नाबालिग भी है। वहीं इलाके में हंगामे के बाद शनिवार को जेजे कॉलोनी में बाजार बंद रहे और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया। इस घटना पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस तरह की दरिंदगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अहमदाबाद में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। मैच को लेकर जहां टीम इंडिया के खिलाड़ियों का जोश हाई दिख रहा है, वहीं फैंस भी पूरे जोश में हैं। मैच में जीत के लिए अभी से दुआओं और प्रार्थना का दौर शुरू हो गया है। मैच से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा कि इस ट्रॉफी को जीतने के लिए अगर उन्हें अरबों भारतीय फैंस का दिल तोड़ना पड़े तो भी उन्हें ऐतराज नहीं होगा। इस पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि उन्हें कुछ नया लेकर आना चाहिए। हर कोई एक ही बात कर रहा है। आज के मुकाबले में सबकी नजर संजू सैमसन के साथ साथ कप्तान सूर्या, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन पर रहेगी।